अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जबीन्स लाइफ हैक्स। आज हम बहुत ही अहम बीमारी यानी शुगर, ज़ियाबितस या डायबिटीज़ के हवाले से बातचीत करेंगे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये मक़ूला तो हम सब ने बचपन से ही सुन रखा है। और ये कि इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। तो इस हवाले से ये हमारा पहला मालूमाती प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं शुगर, ज़ियाबितस या डायबिटीज़ की हिस्ट्री पर। ज़ियाबितस के आगाज़ का ज़माना 1550 बीसी का बनता है। शुरू के तकरीबन 2000 साल तक ये बीमारी बग़ैर किसी तशख़ीस के खौफनाक अलामात के साथ हौलनाक ख़तरे की तरह इंसानों पर मंडलाती रही। फिर पहली सदी ईस्वी में एक ग्रीक साइंसदान ने इन अलामात को इकट्ठा करके एक बीमारी की सूरत में देखना शुरू किया, जिसमें इंसानी जिस्म पानी को छाननी की तरह निकाल देता, कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता, उसमें कोई तवानाई ना रहती, ढांचा बन जाता, आखिर में बदबूदार सांस पैदा करता, बेहोश हो जाता और मौत वाक़या हो जाती। उस वक्त इन अलामात के ज़रिए से इंसानी जिस्म की अंदरूनी हालत का इल्म ना लगाया जा सका। फिर 17वीं सदी में डॉक्टरों ने जाना कि इन अलामात के साथ खून में और पेशाब में शक्कर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेशाब का जायका मीठा होता है। इन वक्तों में अगर किसी को ज़ियाबितस हो जाती तो वो अपने आप को डॉक्टरों के हवाले कर देता, जो मरीज़ों पर मुख्तलिफ़ तजर्बात करते। मसलन गुलाब का तेल इस्तेमाल करवाते, खजूरें, मीठे बादाम, ख़ास किस्म के ताज़ा फूल, कच्चे फल, कुनीन इस्तेमाल कराते। मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज मिलाकर जैसा कि गेहूँ, दलिया, चावल, राई मरीज़ों को देते और फिर बहुत कुछ, मगर ज़ियाबितस के इलाज में कोई तरक्की ना हुई। फिर 20वीं सदी के शुरू में डॉक्टर फ्रेग ने अपने तजुर्बा से साबित किया कि अगर मरीज़ को कम कैलोरी की खुराक दी जाए तो इसकी सेहत में बेहतरी आती है। इस तरह मरीज़ों की ज़िंदगी तो लंबी हुई, मगर वो लाग़र होते चले गए। फिर 1921 में वाकई एक मौजज़ा हो गया, जब डॉक्टर फ्रेडरिक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक ज़ियाबितस के शिकार कुत्ते को पेनक्रियास यानी लबलबे का जूस टीकों की सूरत में लगाकर 60 दिन तक ज़िंदा रखा और जल्द ही एक नौजवान ज़ियाबितस के मरीज़ के शिकार लड़के को यही जूस बहुत रिफाइन शक्ल में बनाकर इसके खून में डाल दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ शक्कर का लेवल तकरीबन नॉर्मल हो गया। यह साइंस की बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी थी। और फिर यहाँ से इस बीमारी की पहचान और इलाज के लिए तरक्की होती चली गई। 1935 में ज़ियाबितस को 2 किस्मों की दरियाफ्त हुई, टाइप 1 और टाइप 2 ज़ियाबितस कहते हैं। यहाँ ये मालूमात भी दिलचस्प होंगी कि 1823 में हामला ख़वातीन में ज़ियाबितस की तरह की अलामात देखी गई, मगर डिलीवरी यानी बच्चे की पैदाइश के बाद तमाम अलामात खुद ब खुद ठीक हो गई। 1940 और 1950 के दौरान ज़ियाबितस की इस किस्म पर बहुत ज़्यादा रिसर्च और काम हुआ और इसको बाकायदा एक बीमारी के तौर पर माना गया। अब हम ज़ियाबितस के इलाज या इंसुलिन की इजाद की तरफ आते हैं। 1930 में इंसुलिन की बेहतर से बेहतर किस्म की इजाद पर कामयाब काम होने लगा। 1952 तक इस इजाद में बहुत तेज़ी और बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ आईं। पोर्क और बीफ इंसुलिन इजाद हुई, कम मिकदार में लंबे अरसे तक काम करने वाली इंसुलिन इजाद हुई। इसके साथ खाने वाली दवाई पर भी काम हुआ। ऐसी खाने वाली दवाई इजाद की गई जिसका काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाए। 1960 में पेशाब से खून में शक्कर की मिकदार मालूम करने के लिए स्ट्रिप्स इजाद हुई और ये अमल दिलचस्पी से खाली ना होगा कि इनकी इजाद एक ऐसी औरत ने की जिसको 1929 से टाइप 1 डायबिटीज़ थी। 1969 में खून की शक्कर की मिकदार मालूम करने वाला आला इजाद हुआ। 1970 में इंसुलिन पंप जो जिस्म को उसकी ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन फराहम करता था इजाद हुआ।
صرف ایک دفعہ استعمال ہونے والی سرنج ایجاد ہوئی 1979 یعنی 1979 میں خون کا ٹیسٹ ایجاد ہوا جو خون میں پچھلے 3 مہینے تک کی شکر کی مقدار بناتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شکر کتنی کنٹرول میں ہے۔ 1983 سے 1993 میں ایک بہت بڑی ریسرچ کی گئی جس نے ثابت کیا کہ جو لوگ اپنے خون میں شکر کا لیول نارمل کے قریب رکھتے ہیں وہ کم سے کم گردوں، آنکھوں اور اعصابی بیماریوں یا ذیابیطس کی پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ 1995 میں ایک اور کھانے کی دوائی ایجاد ہوئی جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریض کے خون میں نہ صرف شکر کی مقدار کی کمی کرتی ہے بلکہ وزن کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ پھر ایسی دوائی بھی ایجاد ہوئی جو جسم میں کاربوہائیڈریٹ کا جذب ہونا کم کرتی ہے، جو کھانا کھانے کے فوراً بعد جسم میں شکر کی مقدار ایک دم زیادہ نہیں ہونے دیتی۔ اب ایسی انسولین بھی ایجاد ہو چکی ہے جو جسم میں بہت جلد کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو کھانے سے صرف 10 یا 15 منٹ پہلے لگاتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کی اور اگر ہو جائے تو اس کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہر لمحہ نئی سے نئی تحقیق ہو رہی ہے، مگر ابھی تک یہ بیماری خطرناک حد تک اسی طرح سے موجود ہے اور انسانی زندگی کے لیے منہ کھولے کھڑی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ذیابیطس کو تشخیص ہوئے 3000 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ پہلے اسے ایک سمجھ میں نہ آنے والی بیماری کے طور پر جانا جاتا تھا، پھر ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے مریضوں کی ایک لامحدود تعداد پر تجربات سے ذیابیطس کو جانا اور پہچانا۔ اس کے بعد اس کے علاج کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام ہوئیں، مگر یہ صرف 75 سال پہلے کی بات ہے کہ را انسولین سے ایک نوجوان لڑکے کی جان بچائی جا سکی۔ ذیابیطس ایک عمر بھر کی بیماری ہے، اس کے لیے آپ کو ساری زندگی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ باقاعدگی سے دوائیں استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت ہمت اور حوصلہ چاہتا ہے، بہت حاضر دماغی چاہتا ہے، نیز دوائیوں پر اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، زندگی میں میانہ روی اختیار نہیں کرتے تو ذیابیطس کی بیماری اور اس کی پیچیدگیاں ہمیں محتاجی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کا یہ پروگرام اتنا ہی تھا جو کہ ہمیں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اگلے پروگرام میں آگے بڑھ کر ہم آپ کو اس کے متعلق اور مزید معلومات دیں گے۔